तो एक तरफ जहां भारत समेत यूरोप और दुनिया के तमाम देशों में होली का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के बखमुत में खूनी होली खेली जा रही है। रोजाना 100 से ज्यादा जवान मारे जा रहे हैं। खबर यह है कि रूस दावा कर रहा है कि बखमुत पर कब्जा करने से बस एक कदम वो दूर है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि जंग अभी जारी है। ग्राउंड जीरो की हकीकत यह है कि गुजरते वक्त के साथ वहां लाशों का अंबार लग रहा है। एक हंसता खेलता शहर मिट्टी में मिल गया है। यूक्रेन की खान कहा जाने वाला बखमुत अब हर तरह से तबाह हो चुका है। आज बात यूक्रेन के बखमुत में खेली जा रही खूनी होली की, लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के बखमुत में ये होली खून की इसी तरीके से चलती रहेगी? अगर हाँ, तो ये कब तक चलेगी खून की होली? ये सबसे अहम सवाल। एक सवाल ये भी है कि यूक्रेन की खूनी होली में विलन कौन है, खुद यूक्रेन या फिर रूस या फिर वो तमाम पश्चिमी देश जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। सवाल ये भी कि बखमुत पर रूसी कब्जे के दावों में कितना दम है, क्या सच्चाई है, ये भी आगे आपको बताएंगे। और सवाल ये भी कि क्या बखमुत का खूनी खेल जो है वो राजधानी कीव तक जाएगा? क्या बखमुत के बाद जो अगला प्रहार होगा इस तरीके का वो कीव पर होगा? लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है पहले वो आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी है कि बखमुत में अब तक की सबसे भीषण जंग जारी है। वैगनर ग्रुप की मदद के लिए रशियन आर्मी आ गई आगे। बखमुत फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के सैनिक कम पड़ रहे हैं। रूस ने बखमुत में सेना की तादाद बढ़ा दी है और ऐसे में देखिए अब इस पूरे बखमुत का जो फ्रंट लाइन है वहां पर कब्जे के लिए रूसी सेना पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ी है। वैगनर आर्मी के जो लड़ाके हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ हैं और एक हंसता खेलता शहर कैसे तबाह हो चुका है। यहाँ सिर्फ मलबा, जली हुई इमारतें, टूटी हुई कांच के टुकड़े, हर तरफ जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि मानो पूरा का पूरा शहर एक मलबे में तब्दील हो चुका है। सब कुछ बर्बाद और तबाह हो गया है। कहीं जिंदगी का कोई निशान नजर नहीं आता है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही ही है। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिसमें कि हंसती खेलती जिंदगियां बसती थी, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्षतिग्रस्त मकानों की तस्वीरें हैं। ये एरियल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात बखमुत में हैं और इन जली हुई इमारतों को, टूटी हुई बिल्डिंग्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ बम, गोला और बारूद से तबाह हो चुका है। कहीं कोई निशान ऐसा नहीं जिसको देखकर अब इस शहर के जल्द वापस बसने की कोई भी उम्मीद नजर आती हो। और चलिए आपको मैप के जरिए बताते हैं कि रूस और यूक्रेन की जो एक्चुअल पोजीशंस है वो क्या है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर, अगर आप हमें समझा पाएं कि जो बखमुत है अगर इस मैप के हिसाब से कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पूरा ईस्टर्न यूक्रेन का रीजन है वो कैसे अब रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है? हाँ श्वेता, पिछले 1 साल के युद्ध में हुआ है कि पूरा डोनबास का एरिया और ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन का एरिया जो है ये रूस ने कब्जे में ले लिया है। देखिए, क्राइमिया तो पहले से ही रूस के साथ था। अब ये जो बखमुत का युद्ध हो रहा है ये खास तौर से इसलिए हो रहा है क्योंकि बखमुत के युद्ध में डोमिनेट करने के बाद रूस को 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक, ये नदी आप देख रहे हैं, ये है नाइपर नदी। ये रूस की फौजें बखमुत से पश्चिम की तरफ नाइपर नदी की तरफ बढ़ेगी और नाइपर नदी पर ही कीव है। और एक और बात है कि बखमुत के युद्ध के बाद ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन का जो रास्ता है वो रूस के लिए एकदम खुल जाएगा। तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूं कि बखमुत के युद्ध में अगर आप देखें, बखमुत अगर रूस जीत जाता है तो पूरे के पूरे डोनबास पर 100% ये जो पूरा इलाका, अगर आप डोनबास का जो इलाका है सर वो भी और बेहतर तरीके से समझा पाए। हाँ, देखिए क्या है कि इस तरफ आप देख रहे हैं रूस है और ये जो है ये पहले का यूक्रेन है। अब क्या होता है कि यूक्रेन में रूस ने 4 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो है डोनबास का एरिया, दोनेस्क, लुहांस्क और ये वाला एरिया जिसे हम ज़ेपोरिज़िया बोलेंगे और खेरसोन पर रूस ने पूरी तरह से हमला कब्जा कर लिया है। इन चारों प्रांतों को कब्जा करने के बाद अब रूस ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने भी अपने इंडिपेंडेंस को मानते हुए रूस के साथ रहने की प्रॉमिस कर दी है। खास बात यह है कि ये जो ब्लैक सी का हिस्सा है ये जो ब्लैक सी का हिस्सा है इसको रूस डोमिनेट करना चाहता है। रूस की जो नेवी है जो कि ब्लैक सी में है, जिससे कि वो भूमध्य सागर तक जाते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू, यह नेवी जी बताएं। ये जो नेवी है रूस की
वो क्राइमिया के पास और सी ऑफ एजोरस में डिप्लॉयड है। तो रूस हर हालत में एजोरस में और ब्लैक सी में यानी क्राइमिया प्रायद्वीप के आसपास जो उसके नेवल डिपोज हैं उसको सेफ रखना चाहता है। इसीलिए बखमुत की बहुत ज़्यादा अहमियत है ताकि खैरसौन तक उसकी जो लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन है वो पूरी तरह से क्लियर रहे। जी, और ये जो मैप हम आपके बगल में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो साफ साफ दिख रहा है कि तीन तरफ से ये जो बखमुत है वो घिर चुका है। इस मैप को देखिए, लुहांस्क, डोनेस्क, ये जो ज़पोरिजिया है, खरसोन है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो पीच कलर का इलाका हम दिखा रहे हैं, जो सफेद इलाका है बखमुत का, उसके चारों तरफ से रूस ने कब्जा कर लिया। ये पूरा का पूरा डोनबास का जो इलाका है सर, वो अब रूस के कब्जे में है। जी हाँ, रूस शुरू से ही चाहता था कि डोनबास पे उसका पूरा कब्जा हो जाए। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि डोनबास में शुरू से ही, आदिकाल से ही रूसी भाषा बोलने वाले लोगों का ज़्यादा नंबर थे। कुछ जनगणना के अनुसार से करीबन 50% जो लोग हैं डोनबास में वो रूसी भाषा में बात करते हैं। और सदियों से डोनबास के जो लोग हैं उनका रूस के लोगों के साथ, हम जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं वो अपने बच्चों की शादी वहाँ करते थे, ये यहाँ पर अपने बच्चों की शादी करते थे, यानी बेटी और रोटी का नाता था। और यूक्रेन जब 1992 में आज़ाद हुआ उसके बाद ऐसा हो गया कि पश्चिमी यूक्रेन के जो लोग थे वो पूर्वी यूक्रेन के लोगों को जरा नीची नजर से देखते थे, क्योंकि जो पूर्वी यूक्रेन के लोग हैं वो रूस प्रो हैं। हाँ। और यही वजह है कि उस पूरे जो इलाका है उस पर रूस अपना कब्जा बताता है। बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बखमुत की लड़ाई पर नेटो ने बड़ा दावा किया है। बड़ी जानकारी है कि बखमुत में रूस का 5 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, नेटो का ये कहना है। नेटो ये कह रहा है कि जितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचा है उसके मुकाबले रूस का जो नुकसान है वो 5 गुना ज्यादा है। वहां पर रशियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनकी लाशों का अंबार पड़ा हुआ है। अगर हथियारों की बात करें तो उसका भी जबरदस्त नुकसान रूस को उठाना पड़ा है और नेटो यही कह रहा है। यूके देवनाथ सर, कितनी सच्चाई नेटो के इस दावे में है या फिर ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है? देखिए, इस युद्ध में रूस को बहुत बड़ा क्षति तो उठाना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। नेटो तो कुछ भी फिगर्स दिखा देगा, लेकिन रूस जो है अपनी तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर यही बता रहा है कि करीबन उनके 18,000 जवान जो हैं वो कैजुअल्टी हुए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अलग अलग सूत्रों के अनुसार कभी 1,31,000 और कभी कभी तो 2 लाख की कैजुअल्टी भी रशियन फोर्सेस के ऊपर ठोकने का दावा कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो असली जो फिगर है वो करीबन 34,000 रशियन कैजुअल्टीज की है बखमुत में। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को थोड़ा ये भी समझा देते हैं कि जो बखमुत की लड़ाई है वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी है। जो पूरे 8 महीने की टाइमलाइन है सर, अगर वो हम और बेहतर तरीके से अपने दर्शकों को समझाएं तो शायद वो समझ पाएंगे कि बखमुत की लड़ाई कैसे कब शुरू हुई। तो सबसे पहले देखिए, अगस्त 2022 में ये रहा बखमुत पर रूस का जो फुल स्केल अटैक था वो शुरू हुआ। इसके अलावा देखिए क्या हुआ, बखमुत का नदी का जो स्ट्रैटेजिक पुल है वो तोड़ा गया। अक्टूबर 2022 में बखमुत के पास रूस ने 3 अहम गांव अपने कब्जे में कर लिए, उसे जीत लिया। उसके बाद दिसंबर 2022 में हर दिन 100+ सैनिकों की मौत होने लगी। ऐसी खूनी होली यहां पर खेली जाने लगी। जनवरी 2023 में रूस ने सोलिडर शहर पर कब्जा कर लिया। तो पूरी टाइमलाइन आप देखिए कैसे बखमुत पर जो कब्जे की लड़ाई है वो कैसे बढ़ी। इसके अलावा देखिए वैगनर का दावा क्या, एक सड़क छोड़कर पूरे बखमुत पर कंट्रोल किया गया है। वैगनर आर्मी ने ये दावा किया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अगर आपको बखमुत की हम अहमियत बता दें, क्योंकि बखमुत क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर, जरा ये भी समझाइए। देखिए, युद्ध काल की सबसे भीषण जंग यही लड़ी गई। जी हाँ श्वेता, बखमुत बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल अचीवमेंट तो है। इसके अलावा देखिए, डोनबास में अभी तक रूस का जो 85% कब्जा हुआ है, क्रेमलिन और पुतिन अपने देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हमने 100% डोनबास पर मिलिट्रीली कब्जा कर लिया है। तो बखमुत उसके लिए ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बखमुत के, देखिए बखमुत की आबादी 70,000 थी और आज की तारीख में वहाँ 4,000 से कम वृद्ध लोग बचे हैं। बखमुत पे कब्जा करने के बाद रूस जो है बखमुत को अपना लॉजिस्टिक्स सप्लाई बेस बनाएगा, एक फर्म बेस एस्टेब्लिश करेगा जहां से कि वो अगले लंबे युद्ध के लिए गोला बारूद, बम, मेडिकल सप्लाईज, राशन और सबसे बड़ी बात कोल्ड विंटर क्लोथिंग वहां पे डिपोज बनाएगा। किसी भी युद्ध में ये बहुत ज़रूरी है कि जहां लड़ाई हो रही है, यानी जैसा मेरा आकलन है कि बखमुत के युद्ध के बाद रूस की फौजें पश्चिम की तरफ बढ़ेंगी, कीव की तरफ भी शायद चली जाएं, तो
पीछे जो लॉजिस्टिक्स बेस है वो 30, 50, 70 किलोमीटर पीछे होना चाहिए। इसलिए बखमुत जो है भविष्य में बहुत बड़ा एक फर्म बेस बनता नजर आ रहा है। समझ में आता है जब मैं इस पूरी ज्योग्राफी को देखती हूँ, क्योंकि जैसे कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, खनिजों का भंडार बखमुट है, नमक और जिप्सम की बहुत बड़ी खदानें हैं। लेकिन अगर हम आगे के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर ऐसा होता है कभी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो जो खतरा है वो रूस के बिल्कुल करीब आ जाएगा। लेकिन अगर वो जो ईस्टर्न यूक्रेन का पूरा डोनबास का जो हिस्सा, अगर उस पर रूस अपना कब्जा कर लेता है तो जो डिस्टेंस यूक्रेन और रूस के बीच में है, वो डोनबास का जो एरिया है ईस्टर्न यूक्रेन का, वो बीच में एक बहुत ही अहम रोल रूस के लिए निभाएगा सुरक्षा के लिहाज से। श्वेता, देखिए, दो महाशक्तियां या दो देशों के बीच में अगर युद्ध या टेंशन है तो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है कि बीच में एक बफर जोन होना चाहिए। तो रूस को मालूम है कि वह चाहता है, रूस चाहता तो यही है कि पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वही रूस और नेटो के बीच में बफर जोन बने। लेकिन अगर वो मिलिटरीली संभव नहीं है तो कम से कम इतना तो है कि डोनबास से लेके ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और शायद रूस कोशिश करेगा कि ओडेसा तक पहुंच जाए। ये पूरा का पूरा एरिया रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में, भविष्य में अगर यूक्रेन नेटो में चला गया, एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल हो। एक बफर जोन होने से क्या होता है कि दोनों देशों की फौजें एक दूसरे से 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर रहती हैं और रोज रोज की जो इंसिडेंटल चिंगारियां भड़कती रहती हैं वो भड़कती नहीं हैं। दुनिया के जितने महाशक्तियां रहे हैं सभी ने ये कोशिश की है कि ऐसे बफर जोन्स का इस्तेमाल हो। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता देता हूं, जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल है, भूटान है, तो हमें वहां पर बॉर्डर पे अपनी फौजें तैनात नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे LAC है या पूरब में तवांग का एरिया है, वहां पे भारत और चीन की फौजें आमने सामने हैं और हर रोज कुछ ना कुछ छोटी मोटी टेंशन होती रहती है। इसलिए कि दुनिया में सभी महान साम्राज्य या महान देशों ने अपने बीच में एक छोटा सा बफर स्टेट रखा होता है। बिल्कुल, इसको बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। लेकिन जो बड़ी खबर इस बीच आ रही है वो बताते हैं कि यूक्रेन जंग पर वैगनर चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस पीछे हटा तो हालात भयावह होंगे। वैगनर आर्मी ये कह रही है रूस को मिटाने में जुट जाएगा नाटो। वैगनर चीफ का ये कहना है। क्रीमिया वापस लेने की लड़ाई लड़ेगा यूक्रेन, ये भी बहुत बड़ी खबर। हम आपको बता रहे हैं कि अगर रूस अब यहाँ से पीछे हटने की सोचता है तो उसके बाद तमाम जो नाटो कंट्रीज हैं वो जाहिर तौर पर उनका मनोबल इतना ऊपर होगा कि ये भी स्थिति आ सकती है कि जिस क्रीमिया को रूस ने खुद में मिलाया था इससे पहले जब अटैक किया था साल 2014 में, अब वापस उसको लेने की जंग एक बार फिर से यूक्रेन शुरू करेगा। सुनिए आप कहा क्या। Если ЧВК «Вагнер» сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация. Понятно, что фронт посыпется для российских границ, может быть и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России. А для ЧВК «Вагнер» будет следующая история. ЧВК «Вагнер» отступила от Бахмута, и в истории останется следующая формулировка. तो सर ये बहुत बड़ी बात देवनाथ सर ये कही गई है कि अब अगर यहाँ से रूस पीछे हटता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग होगा, क्योंकि उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि रूस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इसके बाद यूक्रेन जो अभी तक डिफेंसिव नजर आ रहा है वो ऑफेंसिव हो जाएगा। हाँ श्वेता, बीच में ज़ेलेंस्की ने पिछले कुछ समय में 2 बार ये रिपीट किया है कि अगर इस युद्ध में वह और जीतते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वो दक्षिण में क्राइमिया पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन श्वेता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ज़ेलेंस्की को जितनी मिलिट्री सहायता मिल रही है, टैंक, तोप, गोला बारूद, वो शायद सिर्फ उसके ईस्टर्न फ्रंट के लिए ही काफ़ी है, यानी डोनबास में जो युद्ध हो रहा है। अगर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक और फ्रंट दक्षिण में क्रीमिया की तरफ खोल रहे हैं तो उसके लिए उन्हें और बहुत बड़ी मात्रा में बम, गोला बारूद और ख़ास तौर से लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कैनन्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देश और अमेरिका इतनी बड़ी मात्रा में यूक्रेन की सहायता करने के लिए तैयार नहीं आ रहे। लास्ट जो उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो मदद का वादा किया था कि हम पेट्रियट मिसाइल देंगे, आज तक भी पेट्रियट मिसाइल जो है यूक्रेन की सरजमी के अंदर नहीं आया है। F-16 की बात हम पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं और अब तो लगता है F-16 उनको मिलेगा नहीं। अमेरिका ये बोल रहा है हम अब्राहम टैंक दे देंगे, ब्रिटेन बोल रहा है चैलेंजर टैंक दे देंगे, जर्मनी बोल रहा है हम लेपर्ड टैंक दे देंगे, अभी तक पहुंचे नहीं है। यानी ज़ेलेंस्की के पास इतनी बड़े रिसोर्सेज अभी नहीं हैं कि वो दक्षिण में एक और फ्रंट क्रीमिया की तरफ खोलें।
बिल्कुल, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उनको उतने ही हथियार दिए जा रहे हैं जिससे वो अपना बचाव करने में सक्षम हो, इतना नहीं जिसमें वो युद्ध पर हावी होते हुए नजर आए। बने रहे हमारे साथ। एक ब्रेकिंग न्यूज और ये आ रही है कि वॉर जोन में सी किंग हेलीकॉप्टर का एक्शन दिखाई पड़ा है। दरअसल यूक्रेन ने रशियन पोजीशंस पर बम बरसाए हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन से ये सी किंग मिला है और ऐसे में उसका इस्तेमाल अब इस वॉर जोन में किया जा रहा है। तो बड़ी खबर ये कि वॉर जोन में सी किंग हेलीकॉप्टर का एक्शन दिखाई पड़ा। जो रशियन पोजीशंस हैं, जहां पर रशियन ट्रुप्स हैं, जो रशियन सोल्जर्स हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं, उनके ऊपर टारगेट करके इसका इस्तेमाल किया गया है। ये जो सी किंग है वो ब्रिटेन से यूक्रेन को मिला है। सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह के एक्शन से क्या इंपैक्ट आप इस पूरे वॉर में देख रहे हैं? सी किंग हेलीकॉप्टर या इस तरह के जो तमाम हथियार मिले हैं यूक्रेन को, उस पर रशियन पोजीशन पर एक्शन लेने का कोई भी असर इस युद्ध में नजर आता है कुछ ही, अगर हम बड़े स्तर पर बात करें? हाँ, बड़े स्तर पर इसका शायद फर्क ना पड़े। सी किंग एक बढ़िया अटैक हेलीकॉप्टर है, खासतौर से समुद्री युद्ध के लिए। सी किंग का प्राइमरी रोल जो है वो एंटी सबमरीन रोल है, हमारी नेवी के पास भी था और दुश्मन के सबमरीन को ढूंढने में और डुबाने में ये काफी निपुण है। हाँ, इसमें एज ए सेकेंडरी रोल आप हवा से जमीन में फायर करने वाले मिसाइल फिट कर सकते हैं। सी किंग से बमों की भी बरसात हो सकती है और ऐसा ही यूक्रेन कर रहा है। देखिए, सी किंग हेलीकॉप्टर उनको मिल रहा है, ये एक सिर्फ टेक्टिकल सिग्निफिकेंस है, यानी छोटे से जगह जहां युद्ध हो रहा है, 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, वहां पे सी किंग की जो मौजूदगी है वो एक कुछ समय के लिए डोमिनेंस देती है। लेकिन इससे इस युद्ध में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज आएगा और रूस की फौजें बैकफुट पर चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ना सिर्फ हमें जो डोनबास का पूरा इलाका है उससे जुड़ी हुई जानकारी दी, भौगोलिक स्थिति समझाई, बल्कि अभी क्या कुछ हो सकता है इस वॉर जोन में वो भी बताया। शुक्रिया आपका।